हमारे देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 की रात को निधन हो गया। मनमोहन सिंह 92 साल के थे। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1991 के आर्थिक सुधारों का नायक कहा जाता था। लेकिन उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल पर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि वो भारत के आज तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम चर्चा करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व पर। उनके 10 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल को लेकर तमाम विवाद, घोटाले और उनकी छवि पर जो सवाल उठे, उन सब बातों पर आज हम तथ्यों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता था और क्या वाकई वह एक कमजोर प्रधानमंत्री थे। तो आइए शुरुआत करें। मनमोहन सिंह पर सबसे बड़ा आरोप यह लगता है कि वो एक रिमोट प्रधानमंत्री थे, यानी कि ऐसा प्रधानमंत्री जो रिमोट के द्वारा ऑपरेट होता था। हालांकि यह आरोप सिर्फ विपक्ष ही नहीं लगाती थी, उनकी पार्टी के अंदर के कई लोगों ने लगाया है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है इसका सोनिया गांधी का मनमोहन सिंह के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर का प्रभाव। यूपीए सरकार के दौरान कई बड़े फैसलों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भूमिका प्रमुख रही है। 10 जनपद यानी कि जो सोनिया गांधी का आवास है, असल में उसे ही उस वक्त सत्ता का केंद्र माना जाता था, जिसके पीछे कई सारे कारण हैं। मनमोहन सिंह की सरकार पर सोनिया गांधी का प्रभाव व्यापक रूप से चर्चा का विषय रहा। उनके कार्यकाल यानी कि 2004 से 2014 के दौरान अक्सर ये कहा गया कि सरकार के असली निर्णय केंद्र कांग्रेस की पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। यह प्रभाव कई तरीकों से देखा गया, जैसे कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके करीबी नेतृत्व दल बड़े नीतिगत फैसले और राजनीतिक दिशा तय करते थे, यानी कि सरकार कैसे चलना है, आपको कैसे चलाना है, ये सारा निर्णय सोनिया गांधी और उनके कुछ चुनिंदा जो नेतृत्व दल के बड़े बड़े नेता थे वो किया करते थे। यह बात खासतौर पर तब उभर के आई जब यूपीए सरकार के बड़े फैसलों में सोनिया गांधी की राय निर्णायक मानी जाती थी, यानी कि सरकार कोई फैसला ले रही है वो तब तक अप्रूव नहीं होगा जब तक सोनिया गांधी उसे अप्रूवल नहीं देती है। उदाहरण, कई बार यूपीए सरकार के बड़े नीतिगत फैसलों की घोषणा सोनिया गांधी के द्वारा की जाती थी। हालांकि ऐसा होता है, अगर कहीं कोई बड़ा फैसला सरकार लेती है तो आपको पीएमओ बताती है या आपका गृह मंत्रालय बताता था, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में ऐसा नहीं था। ये फैसला सोनिया गांधी या उनके द्वारा चुने गए लोग ही बताते थे। मनमोहन सिंह ने कई बार सोनिया गांधी के खिलाफ अपने कई सारे फैसले लिए जिससे उनके नेतृत्व पर सवाल उठे, जिसे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एनएसी के फैसले का नाम दिया जाता था। अब हम आपको ये बताएंगे कि एनएसी थी क्या, ताकि आपको ये समझने में और आसानी हो कि क्या वाकई मनमोहन सिंह एक कमजोर प्रधानमंत्री थे। एनएसी का नाम था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसका नेतृत्व किया करती थी सोनिया गांधी और साथ में उनके कई चुनिंदा नेता। एनएसी को अक्सर सुपर कैबिनेट कहा जाता था, जो सीधे सोनिया गांधी के नियंत्रण में थी। अब आप ये समझ जाओ कि देश का पीएम एनएसी को रिपोर्ट कर रहा था और क्यों कर रहा था। हालांकि इस एनएसी ने कई बड़े बड़े महत्वपूर्ण योजनाएं भी निकाली हैं, जिसमें से एक आपका मनरेगा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। हालांकि इसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम वापस आते हैं कि एनएसी कैसे प्रधानमंत्री और उसके कार्यालय को अपने कंट्रोल में रखती थी। यह आरोप लगता रहा कि एनएसी के माध्यम से सोनिया गांधी सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखती थी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय कहीं कोई फैसला लेता था तो वो जाता था एनएसी के पास, एनएसी अप्रूव करता था, तो वापस से प्रधानमंत्री को अप्रूवल मिलती थी और वापस से प्रधानमंत्री से अप्रूव करती। कांग्रेस पार्टी में 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी का आवास को उस वक्त के यूपीए सरकार का असली केंद्र माना जाता था। यह भी कहा जाता था कि पीएमओ हमारा जो उस वक्त देश का वो 10 जनपद ही है। यूपीए के कई वरिष्ठ मंत्री और नेता सीधे सोनिया गांधी को रिपोर्ट करते थे, जबकि ऐसा होता है कि अगर कोई पीएम है तो उसका जो मंत्रिमंडल है वो सीधा पीएम को रिपोर्ट करेगा, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त मंत्रिमंडल पीएम का एनएसी और सोनिया गांधी को सीधी रिपोर्टिंग करते थे और पीएमओ को दूर रखा जाता था। पीएमओ के पास रिपोर्टिंग उनकी रिपोर्टिंग अप्रूवल के बाद आती थी। मनमोहन सिंह जी का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण की कमी भी उन्हें कई जगहों पर कमजोर दिखाती थी। कई मंत्रियों ने घोटाले और विवादित फैसले के जरिए सरकार की छवि को खराब किया, लेकिन मनमोहन सिंह ना तो उन पर नियंत्रण रख सके और ना ही अपने एनएसी और अपने आला कमान के दबाव के कारण उन पे कोई कार्रवाई कर सके। विपक्ष ने उस वक्त के हालात को देख के उन्हें एक साइलेंट प्रधानमंत्री का नाम दिया था। साइलेंट प्रधानमंत्री ये मतलब कि वो ना तो कुछ बोलते हैं और ना ही वो कुछ करते हैं। उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी के रूप में देखा जाने लगा। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या यह उनकी विनम्रता थी या उनके द्वारा की जा रही नेतृत्व की कमजोरी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं उस वक्त के चले घोटालों का, क्योंकि ये जो घोटाले हैं उस वक्त गवर्नमेंट में थोक के भाव पे हुआ, थोक के भाव पे और प्लस इतने बड़े बड़े घोटाले कि उनके सामने आजकल के छोटे मोटे घोटाले आपको कुछ नहीं लगेंगे, जिसमें से आप कईयों के बारे में जानते होंगे। मैं घोटाले पे ज़्यादा विस्तार में नहीं आपको बताऊंगा, मैं बस थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एक सबसे बड़ा घोटाला हुआ था 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, जिसमें अनुमानित नुकसान है
1.76 लाख करोड़, हजार नहीं लाख करोड़। टेलीकॉम सेक्टर का यह घोटाला देश के इतिहास के सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटालों में से एक। इस घोटाले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब की। अब दूसरा घोटाला है कोयला घोटाला। इसका भी अनुमानित नुकसान है तकरीबन 1.86 लाख करोड़, यहाँ भी हजार नहीं लाख करोड़। इस घोटाले में मनमोहन सिंह का नाम सीधे तौर पर जुड़ा क्योंकि वो उस वक्त कोयला मंत्रालय भी संभाल रहे। तीसरा घोटाला रहा कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। करीब 70,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार किया, क्योंकि उस वक्त जब ये घोटाला हुआ उस वक्त भारत में कई सारे देश के अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हुए थे। इस घोटाले ने यह साबित किया कि मनमोहन सिंह अपने मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने में विफल रहे। इन घोटालों में शामिल नेताओं के खिलाफ कभी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि यह नेता पार्टी के उच्च नेतृत्व के करीबी माने जाते थे। अब उच्च नेतृत्व कौन थी, चलो मैं नाम नहीं लेता। विपक्ष ने कहा कि मनमोहन सिंह अपनी पार्टी और सोनिया गांधी के दबाव के कारण घोटाले पर कार्रवाई करने में असफल। अगर कोई प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में हो रहे घोटालों को ना तो रोक पा रहा और ना ही उस घोटाले पे कार्रवाई कर पा रहा, और जिन्होंने घोटाला किया वो उसके साथ अभी आगे भी बना रहता है, तो किसके दबाव में बना था और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमने घोटालों के बारे में बात कर ली है। अब एक चीज जो उनके कमजोर या मजबूत होने को डिसाइड करती है वो है नीति निर्माण में विफलता। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में पॉलिसी पैरालिसिस शब्द खूब चर्चा में रहा। इसका मतलब ये है उस वक्त सरकार बड़े बड़े फैसले लेने में असमर्थ थी, जिसके कारण क्या हुए, कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लंबे समय तक अटके रहे। निवेशकों का सरकार पर से भरोसा उठ गया, जिससे क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो पहले टेन्योर में ठीक ठाक थी वो बिल्कुल ही धीमी हो गई। 2011 से 2014 के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ दर बिल्कुल ही धीमी होगी। भारतीय निवेशक भारतीय बाजार से दूर होने लग गए। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सारे परियोजनाएं जो तकरीबन आप ये मान लो 2019-20 में जाकर कंप्लीट हुए वो 2013-14 के ही थे, लेकिन अटके रहने के कारण वो देर होते गए। 2014 तक लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो थी वो हमारी इस देश की बाधित। उदाहरण के तौर पर कोयला खदानों के आवंटन रद्द होने से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की समस्या उत्पन्न हुई और निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी धीमापन देखा गया। साथ ही उस वक्त जब इतना कुछ हो रहा था तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत थी, लेकिन सरकार इसमें असफल रही। हालांकि ये कहा जाता है कि मनमोहन सिंह एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री थे, लेकिन यूपीए 2 का परफॉर्मेंस देख के उनके अच्छे अर्थशास्त्री होने पे भी थोड़ा बहुत सवाल गया। यूपीए 2 के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का 5% तक पहुंच गया। सरकार ने लोक लुभावन योजनाओं पर काफी पैसे खर्च, जैसे मनरेगा, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, खाद्य सुरक्षा कानून। इन योजनाओं ने गरीबों को तो राहत दी, लेकिन सरकारी खजाने पर दबाव डाला। और उस वक्त हमारी जीडीपी कितने घाटे में थी ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया। घोटालों और नीतिगत ठहराव के कारण भारत में विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में काफी कमी है, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय मुद्रा और बाजारों को काफी बड़ा नुकसान हुआ। उस वक्त हमारी जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। क्या यह उनकी नेतृत्व क्षमता की कमी थी या राजनीति दबाव का असर? इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण और लेते हैं। उस वक्त ये कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा पे हमारी यूपीए सरकार की पकड़ बिल्कुल कमजोर है। आपने कई बार देखा भी इसे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मनमोहन सिंह की सरकार पर कई बार कमजोर प्रतिक्रिया देने का आरोप, जिसका उदाहरण था 26/11 का मुंबई हमला। 2008 में हुए इस आतंकी हमले ने भारत को हिला दिया था। पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने में सरकार की धीमी प्रक्रिया पर कई ज्यादा सवाल उठे। हालांकि उन्होंने प्रतिक्रिया या कार्रवाई तो बाद की बात है। उस वक्त यूपीए 2 की सरकार ऐसे माहौल में थी, वो यह चाहती थी कि ये जो 26/11 का मुंबई का हमला हुआ इसे हम किसी तरह इंडिया के अंदर की ही कार्रवाई का नाम दे। और उन्होंने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवा आतंकवाद का नाम दिया, यानी कि ये 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ है इसमें हमारे देश के ही भगवा, आप समझते ही भगवा कौन पहनता है और किसका हाथ। साथ ही उस वक्त चीन के साथ भारत का सीमा विवाद बढ़ता जा रहा था। हालांकि यह भी बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त में और उस समय में बहुत फर्क है। उस कार्यकाल में चीन ने भारत की सीमा पर कई बार अतिक्रमण किया, लेकिन भारत सरकार ने इसका सख्ती से कभी कोई जवाब ही नहीं दिया। अतिक्रमण तो अभी भी होता है, और क्योंकि चीन अपनी हरकतों से कभी बाज आएगा नहीं, लेकिन इस वक्त जवाब उन्हें भरपूर दिया जाता है, जो आप न्यूज़पेपर और समाचार में देखते रहो। उदाहरण के लिए गलवान घाटी की लड़ाई जो रिसेंटली हुई थी, खैर छोड़ो,
हम वापस आते हैं टॉपिक पे। उस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर का मुद्दा भी था, क्योंकि यूपीए के कार्यकाल में कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद चरमपंथ पर 2010 में कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा और कई सारे विरोध प्रदर्शन, और हमारी सरकार वहाँ के चरमपंथियों को घर बुला के उनसे गले मिल रही थी। अब आप ये कहोगे कि मैं मनमोहन सिंह जी के बारे में वो बातें बोल रहा हूँ जो अक्सर विपक्ष के नेता बोला करते थे। मैं उनके समर्थकों की दलील भी बताता हूँ। उनके समर्थक हमेशा कहा करते थे कि उन्होंने अपनी राजनीति से उठ के हमेशा देश की 1991 का आर्थिक सुधार उनकी योग्यता का उदाहरण है। वह पार्टी के सिस्टम का शिकार बने और खुद कभी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हुए। अब मैं मेरे द्वारा कही गई इन तीनों बातों के में से दो बात को समझाता हूँ। चलो हम ये मान लें 1991 में आर्थिक सुधार की जो नीति लाई गई वो बहुत ही अच्छी नीति थी। उसके कारण भारत में कई सारे एफडीआई आए और भारत का बाजार विदेशी निवेशों के लिए खुला। लेकिन इन चीज़ों को वो प्रधानमंत्री रहते हुए बेहतर ढंग से कर सकते थे। जो हुआ नहीं हुआ। साथ ही मैंने एक बात आपको कही कि उनके समर्थकों के द्वारा कहा गया वो पार्टी सिस्टम का शिकार बने और खुद कभी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हुए। तो पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। प्रधानमंत्री किसका? कांग्रेस का। पार्टी किसकी? प्रधानमंत्री की, यानी कि मनमोहन सिंह जी की। और खुद कभी भ्रष्टाचार में वो शामिल नहीं हुए। भ्रष्टाचार किसके द्वारा किया गया? मंत्रियों के द्वारा। मंत्री किसके? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री कौन? मनमोहन। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ मनमोहन सिंह बिल्कुल ही ईमानदार प्रधानमंत्री थे। लेकिन क्या सिर्फ खुद की ईमानदारी ही एक प्रधानमंत्री के लिए पर्याप्त है? जवाब आप सोच के मेरे को बता देना। तो दोस्तों, क्या मनमोहन सिंह भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे? घोटालों, नीतिगत ठहराव और कमजोर नेतृत्व की वजह से यह कहना सही लग सकता है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी और शांत स्वभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप करना भी मत, ना ही मैं कर रहा। आपका क्या विचार है? क्या वो भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे? नीचे कमेंट में अपना राय जरूर देना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल सूडो लिबरल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।